दोस्तों अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। आपके साथ हस्ब इबादत 11:30 का टाइम रखा था, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल है 4-5 मिनट या 6 मिनट ऊपर हो गया। सॉरी अबाउट दैट। लेकिन अपना फेसबुक लाइव शुरू करते हैं जो कानून और आप के फॉर्मेट पे चलेगा। कानून और आपका फॉर्मेट मेरा क्या होता है आपके साथ आप जानते हैं, जो पहले से देखने वाले हैं, कि हम क्वेश्चंस शुरू करते हैं आपके इमिग्रेशन से रिलेटेड। जो भी आपके सवाल होते हैं मैं आपको लाइव कॉल्स देता हूं। मेरा फोन रेडी है, आपको फोन नंबर लिख दिया गया है यहाँ पे 0796190008 मकसद क्या है, आप इस पे फोन करेंगे, मैं आपकी बात सुनूंगा, आपको जवाब दूंगा और इस तरह कोशिश करेंगे कि लाइव आपके मामला को डील किया जाए। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब लेने शुरू करूं, सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहता था। नंबर 1, ईद मुबारक। गुज़श्ता ईद मुबारक जिन लोगों ने पहले दिन कर ली थी, मैं तो अब बस हो गई भी थी, तो अब तो ये था कि बस जहां कहीं ईद हो जाएगी मैं उनके साथ ही कर लूंगा। लेकिन खैर हमने ईद मनाई और सबको ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हो। नंबर 1। नंबर 2, हमने नया दफ्तर अपना सेटअप कर लिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बहुत अच्छी तरह से सेटल हो भी गए हैं। शुरू के कुछ दिन होते हैं जहां पे कुछ ना कुछ मसला चल रहा होता है, लेकिन अब सारा कुछ सेटल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने फुल फोर्स के साथ अब काम कर रहे हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स दोबारा बन रही हैं और लोगों से मिलना और सारी चीजें करना अब रेगुलरिटी के साथ चल रहा है। बर्मिंघम और मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट्स भी बहुत जल्दी दोबारा शुरू करने जा रहा हूं। अभी मैनचेस्टर की अपॉइंटमेंट्स हमने कंफर्म कर दी हैं फॉर द 20th ऑफ जून, यानी 20 जून को थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह मैनचेस्टर में लोगों से मुलाकात होगी। अभी मैं इसके ऊपर आगे और भी जिक्र करता रहूंगा और कुछ कोशिश कर रहा हूं कुछ ईमेल्स वगैरह के ऊपर भी आपके साथ रब्ता किया जाए, तो इंशाल्लाह वी विल डू दैट एज वेल। 2 चीजें जो मैं बड़ी शॉर्टली डिस्कस करना चाह रहा था, बड़े एक जल्दी के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। एक नेशनलिटी एप्लीकेशंस के बारे में। नेशनलिटी अभी कल आपने देखा होगा, मैंने डाला था फेसबुक के ऊपर कि हमारे एक सगीर साहब हैं, वो बड़ा केक बड़ा अच्छा लेकर आए और बड़े अरसे बाद मैंने बहुत अच्छी चिकन पैटीज खाई, वो भी लेकर आए थे साहब। अब उनका जो मामला था एक डिस्क्रेशन वाला मामला था। अब इस तरह के केसेस और बहुत सारे चल सकते हैं और इसके ऊपर हम बहुत कामयाबी ले सकते हैं। इशू क्या होता है जहां पे आप नेशनलिटी के सारे रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करते, ये बच्चे की रजिस्ट्रेशन का मामला था। बच्चा अभी उसको आए हुए बहुत कम टाइम हुआ है और उसको हम रजिस्टर कराना चाह रहे हैं एज ए ब्रिटिश नेशनल, ये क्वेश्चन था। अब उनको ये फिक्र कि जी रिफ्यूज हो सकता है, पहले रिफ्यूज हुआ है, सारा कुछ। मैंने उनसे कहा था कि जी केस को जिस तरह से मैं तैयार करता हूं, मुझे पता है कि मैंने किस तरह से आर्ग्यू करना है। देयर इज नो गारंटी, क्योंकि मैं आपको कागज पे लिख के नहीं दे सकता कि 100% ये केस कामयाब होगा, बट आई नो कि एक डिस्क्रेशन एक्सरसाइज किया जा सकता है और डिस्क्रेशन के लिए आपको आर्ग्यू करना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर्ग्यूड द केस विद इन आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ, 4 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए और उनका काम होकर आ गया। सो दिस इज फैंटास्टिक। इसी तरह से अपील्स के मामले हैं। अपील्स अक्सर मैं लोगों को बताता हूं, आपकी प्रेपरेशन और सारा कुछ चलता है। अभी मैं अपना जो सारा फी स्ट्रक्चर है अपील्स के बारे में, मैं उसको भी रिवाइज कर रहा हूं। ऑब्वियसली हमने ऑफिस चेंज किया है, किस वजह से किया है, ऑब्वियसली वहां बहुत बड़ा ऑफिस था, हमें इतने बड़े दफ्तर की जरूरत नहीं थी। एंड जब अगर कोई हमारी कॉस्ट्स के अंदर कमी होती है तो आई शुड बी एबल टू पास इट ऑन टू माय क्लाइंट्स एज वेल। सो आपको वो भी चीज नजर आएगी। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट एट अ सेपरेट टाइम। इंशाल्लाह जल्दी उसको डिस्कस करेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगा कि मैं क्या ऑफर कर सकता हूं। अब मेरा ख्याल है सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई कैन सी काफी कॉल्स आ रही हैं। जी पहली कॉल लेते हैं। जी हेलो जनाब, वालेकुम अस्सलाम। यू आर आवर फर्स्ट कॉलर टुडे सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक भजन, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए। मैम लास्ट टाइम मैंने 240 कॉल्स की थी, नहीं मिली। 240 कॉल्स की थी, नहीं मिली। वाओ भाई, आप अगर एक फोन करते दफ्तर के नंबर पे, उनसे कहते कि जी मेरी एक कंसल्टेशन बुक कर दें, तो मैं आपसे बात उसी वक्त कर लेता, बट नेवर माइंड। अब आप बताइए क्या कर सकता हूं आपके लिए। भजन मेरी ना अपील अप्रूव हुई थी, अलाउ हुई थी 1 जनवरी 11 जनवरी को। अच्छा, तो वो ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 पे थी और 12 पे थी, दोनों पे थी जी। तो ये 7 साल लग गए थे मुझे, तो आगे से होम ऑफिस ने अपील नहीं की। अच्छा। लेकिन अभी तक होम ऑफिस ने कोई रिप्लाई वगैरह नहीं किया। मैंने आपसे पूछना था कि कितना टाइम मैक्सिमम लगा देते हैं। देखिए जी, अपील जब आपकी अलाउ होती है, अपील अलाउ होने के बाद जो उनका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम होता है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कभी वो आपको 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में जवाब दे देते हैं, कभी 2-3 महीने लगा देते हैं। लेकिन अगर आपकी अपील अलाउ हुई हुई है जनवरी 2019 की, दैट मीन्स कि उन्होंने तकरीबन 6 महीने लगा दिए उसके ऊपर, विच इज नॉट रीजनेबल। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक तो कंप्लेंट करें उनको, ईमेल पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं उनको, रिमाइंडर लेटर उनको भेजिए, उनको चेसअप लेटर मैं कहता हूं, उसको रिमाइंडर भी नहीं कहता, चेसअप लेटर भेजिए, और अगर हो सके तो अपने एमपी को इन्वॉल्व कर लीजिए बीच में।
और बस दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ना इमिग्रेशन पे अपील अलाउ हुई है टॉइक पे, ठीक और मैंने आर्टिकल 8 बाद में ना नोटिस 120 पे किया था ठीक। ह्यूमन राइट्स पे, वो भी अलाउ हो गई है। अब मुझे 60 डेज वाला वीजा मिलेगा कि 2.5 साल वाला? नहीं जी, आपको देखें, अगर आपकी ह्यूमन राइट्स के ऊपर अलाउ होती है अपील तो आपको 2.5 साल की लीव मिलती है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि जी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर ये बात है कि आपको टॉइक के ऊपर रिफ्यूज किया गया था और वो गलत था, तो उसके ऊपर आपको वो ऑब्वियसली 60 डेज का भी लेटर दे सकते हैं टू ट्राई टू प्लेस यू इन द सेम पोजीशन जहां पे आप थे आपके टॉइक के रिफ्यूजल से पहले। वो भी चीजें की जा सकती है। आर्टिकल 8 पे भी अलाउ हुई है ना? आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 8 पे भी अलाउ है। तो आप, मैं वही कह रहा हूं ना, अगर सिर्फ ह्यूमन राइट्स पे होता है तो आपको 2.5 साल की लीव मिलती है। लेकिन अगर ये चीज है तो मेरा ख्याल है आपको भी 2.5 साल की लीव मिलनी चाहिए। दिस इज व्हाट माय इनिशियल असेसमेंट इज जी। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू, चलो ऑल द बेस्ट जी, खुदा हाफिज जी। चलें, अपना सवाल जवाब का सिलसिला शुरू तो हो गया। वाह, बहुत सारी मिस कॉल्स ऑलरेडी हैं। जो नेक्स्ट कॉल आती है अब इसको उठाते हैं जी। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ बर्मिंघम से। जी सायरा जी, बर्मिंघम से कैसी हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। बताइए सायरा जी। जी, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरा बच्चा होने लगा है 7 साल का, तो मेरा फ्रेश क्लेम अभी डला हुआ है लिवरपूल में। ठीक। तो मैं वो वेट करूं उनके आंसर का, या मुझे कोई विड्रॉवल नोटिस या कुछ उनको रिमाइंडर भेजना पड़ेगा? Okay. एक ये क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरा बच्चा 7 साल का होएगा तो मैं ना सपोर्ट ले रही हूँ, मैं फ्रेश क्लेम डालूं या FLR वाली एप्लीकेशन डालूं? क्योंकि हम लोग सपोर्ट भी ले रहे हैं। दूसरा ये कि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, ID कार्ड भी नहीं है। अगर मैं FLR वाली एप्लीकेशन डालूंगी तो वो फिर कोई मसला नहीं बनेगा अगर मैं पासपोर्ट बनाऊंगी तो? पासपोर्ट आपके पास नहीं है कि होम ऑफिस के पास छोड़ा हुआ है, क्या है? होम ऑफिस ने ले लिया है जब हमारा इंटरव्यू। हाँ, तो होम ऑफिस के पास तो है ना जी। जी, लेकिन वो बस, ठीक। एक्सपायर खत्म हुआ, ID कार्ड सब कुछ उन्हीं के पास। ओके, दैट्स फाइन। और कोई चीज पूछनी है आपने? थैंक यू सो मच। चले, अब आप गौर से सवाल का जवाब सुन लीजिए। आपका बड़ा सिंपल जवाब है, और अगर आपने उसको इस तरह से फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला भी नहीं होगा। इस वक्त जो हमारी ये सेम डे सर्विस या जिसको हम 24 आवर सर्विस कहते हैं, उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स चल रहे हैं। मैं मतलब दिखा सकता हूं आपको कि हमारी तरफ से अभी तक 7 इयर्स वाला कोई केस सेम डे सर्विस में जाके रिफ्यूज नहीं हुआ। वो शायद एक तो होम ऑफिस भी अपनी पॉलिसी शायद अपना के उसको सही तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, और शायद ये कि हमारी प्रेपरेशन भी अच्छी होती है उसमें। आपको जो मैं चीज कहूंगा, फ्रेश क्लेम आपने सबमिट कराया, फ्रेश क्लेम का कोई सेट टाइम नहीं होता जी कि उसको कितनी देर में उसका जवाब देंगे। सो यू कुड बी वेटिंग फॉर अ ईयर, कुड बी वेटिंग फॉर 6 मंथ्स, हो सकता है 1 महीने में जवाब देते हैं, लेकिन कोई सेट टाइम नहीं होता। आप क्योंकि ना सपोर्ट ले रही हैं, आप अगर अपनी फी एग्जेम्पशन एप्लीकेशन डालेंगी तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी और आपको होम ऑफिस की और NHS की फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फौरी तौर पे अपनी एप्लीकेशन बनाइए, जो आपकी FLR एप्लीकेशन होगी वो बना के सबमिट कराइए, ताकि आपको फॉरेन स्टेटस मिले। आपने अपनी एग्जेम्पशन करवा लेनी है तो आपको होम ऑफिस की फीसें भी नहीं पे करनी पड़ेंगी, और आपके बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो गए। अगर केस को आपने सही तरह तैयार किया तो इंशाल्लाह आपको वहीं पे सेम डे पे भी काम हो सकता है। अक्सर लोग यहाँ पे पूछते हैं आके कि जी हम मैथ सपोर्ट ले रहे हैं, तो हम अगर 800 पाउंड उनको सेम डे के लिए या वो 24 आवर सर्विस के लिए देंगे तो होम ऑफिस पूछेगा नहीं कि जी आपने ये कहां से इंतजाम कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। होम ऑफिस अच्छी तरह से जानता है कि वो जो फीसें मांगते हैं और वो जो कुछ करते हैं वो आपके लेवल से बहुत बाहर होता है कि आप लोग जिनको काम करना अलाउड नहीं है, ये जो असाइलम सीकर्स हैं, वो इन चीजें को कर सकेंगे। बट स्टिल वो बड़े आराम से आपकी फीसें एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? बिकॉज उनका काम सिर्फ आप फीसें एक्सेप्ट करना ही है, वो इन चीजों के पीछे नहीं आते। बट ऑब्वियसली आप जहां से कहीं से भी अपने फीस का इंतजाम करेंगे, वो जो 800 पाउंड पर पर्सन आपको देना होता है उस 24 आवर सर्विस के लिए, आप उनको बता सकते हैं कि किसी से पैसे बोरो किए हैं, एंड दैट इज इट। आमतौर पर लोग यही करते हैं, लोन्स उठाते हैं बेचारे होम ऑफिस की फीसें देने के लिए, और उसी तरह से काम चलता है। ऑलराइट जी। सो मेरा आपको मशवरा ये होगा कि बजाय से कि आप वो फ्रेश क्लेम का इंतजार करते रहें जिसका कोई सेट टाइम नहीं है, जब आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी तो बेहतर है कि आप 7 इयर्स की बेस पे चले जाएं। ऑलराइट जी, ओके, थैंक यू। चल, यू आर वेलकम जी, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज। ये चीज बहुत सारे लोग पूछते हैं, और इसीलिए मैंने थोड़ा सा जरा डिटेल में इसका जवाब दे दिया, क्योंकि लोगों को इतनी फिक्र होती है कि अगर हमने वो 24 आवर सर्विस के लिए कर लिया तो लोग क्या कहेंगे, होम ऑफिस क्या कहेगा, पूछ सकता है कि ये पैसों का इंतजाम कहां से आपके पास हुआ। ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी तक मैंने किसी केस में नहीं देखा कि होम ऑफिस इस चीज के पीछे आपके पास आ रहा हो। अगला सवाल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जनाब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी वो ईद मुबारक जनाब। क्या कर सकता हूँ आपके लिए? थैंक यू वेरी मच अली भाई। खालिद बात कर रहा हूँ जी खालिद साहब।
मेरा जस्ट क्विक एक क्वेश्चन है। आपने लास्ट टाइम मैंने आपका प्रोग्राम सुना था तो आपने बताया था कि अगर 7 साल में कोई गैप हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरा यहाँ बेटा जो है वो तकरीबन 1.5 साल का था जब हम इंडिया से यहाँ पे आए थे, तो अब उसको 1.5 साल यहाँ पे हो गए हैं। तो सिर्फ 20-22 दिन के लिए वो हॉलीडेज के लिए गया था इस दौरान, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ 7 ईयर बेस पे कि नहीं? जी बिल्कुल कर सकते हैं खालिद साहब, आपको इस चीज में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जो गैप है वो आपका सिर्फ हॉलीडेज का गैप है जी। हॉलीडेज का मतलब ये नहीं कि वो जो 7 साल का कानून चलता है उसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे जरगमाल बन गए हैं या आप यहाँ पे कैद हो गए हैं कि इतनी देर आप कहीं जा ही नहीं सकते। देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपका बच्चा यहाँ पर आया जब वो 1.5 साल का था, उसके बाद उसने कंटिन्यूअसली 7 साल यहाँ पे गुजारे हैं, बीच में सिर्फ 20-22 दिन के लिए आपने एक हॉलीडे की है। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। अगर आप करना चाहते हैं एप्लीकेशन, आप बिल्कुल आपकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आपका कोई इधर कार्डिफ में कोई है कोई अपॉइंटमेंट का सिस्टम? सर जी आप कार्डिफ का क्यों इंतजार करते हैं? मैं इस वक्त बैठा दुबई में, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, सिंगापुर में, बल्कि अब तो चाइनीज लैंड्स भी हैं मेरे पास। सो हर जगह बैठ के काम करता हूं। आप तो सिर्फ कार्डिफ में हुजूर। अब हम जिस तरह से काम करते हैं हर चीज आईटी के ऊपर। अभी देखिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप अगर फेसबुक लाइव पे अभी जाके देखें मुझे तो ऐसे लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा आपको देख के बात कर रहा हूं आपके साथ, ठीक है? तो आपको बिल्कुल इंतजार करने की जरूरत नहीं है जी। आपने क्या करना है, अगर आप मेरे से काम कराना चाहते हैं 0208-446-5498 ये मेरा नंबर है ऑफिस का, इस पे फोन कीजिए, उनसे कहें आपका एक फोन कंसल्टेशन मेरे साथ करा दे। कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है, अब तो आपकी मेरी बात हो गई है। आप उनसे कहें कि जी मेरी बात हो गई है फेसबुक लाइव पे, मैंने सिर्फ अपना केस हैंड ओवर करना, दैट्स इट। आपके साथ मैं फोन पे बात करूंगा, जो चीजें तय करनी होंगी वो तय करेंगे। ईमेल आपको कर देंगे जिसमें आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, आपको क्लाइंट केयर लेटर आ जाता है, अकाउंट डिटेल्स दे देते हैं, आप अकाउंट में पैसे जमा करा देते हैं। कोई इशू नहीं है सर, सारा कुछ हम बाय फोन एंड बाय ईमेल कर सकते हैं। बात कर रखे तो फिर बात कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। आप आराम से फोन कीजिए दफ्तर में, उनसे कहें कि आपकी फेसबुक लाइव पे मेरे साथ बात हो गई है, आप अपना केस हैंड ओवर करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ठीक, मोस्ट वेलकम खालिद साहब, नो प्रॉब्लम जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये भी सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि जी मैं तो बड़ा दूर हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब हम लोग अगर अक्लमंदी से और पढ़े लिखों के तरीके से काम करें तो जब हमारे पास आईटी की सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप फोन के ऊपर बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, ईमेल के ऊपर कर सकते हो, इन पर्सन आके मिलना चाहो तो कर सकते हो। वी कैन डू ऑल ऑफ दैट। अब तो ये व्हाट्सएप वगैरह ने इतना आसान कर दिया, हर जगह लोगों से बात हो जाती है जी। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। चले आप वालेकुम अस्सलाम से शुरू करें, अस्सलाम वालेकुम मैं कर लेता हूं पहले। ठीक है, थैंक यू सर। मैंने बात करनी थी कि मेरे केस में बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने बहुत ट्राई किया आपके साथ बात करने का, कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो मैंने केस अप्लाई, मेरी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो मेरे और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने केस अप्लाई किया था और मेरे केस में 322 भी लगी थी, स्टूडेंट वीजा एंड ट्वाइक का भी इशू है मेरे केस में, ठीक है? तो मेरे हस्बैंड का वो विजिटर वीजे पे आए थे, उनके केस में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो मैंने 1 डे सर्विस में अप्लाई किया अप्रैल को, तो अभी उन्होंने दोनों को होल्ड कर लिया। दोनों को होल्ड कर लिया? अच्छा, कब कब अप्लाई किया हुआ आपने? मैंने 1 अप्रैल को गई थी, उन्होंने दोनों का होल्ड कर लिया, हस्बैंड का भी कर लिया और मेरा भी कर लिया। ठीक है। तो पासपोर्ट उनके पास है और मेरी बेटी का पासपोर्ट उन्होंने वापस भेज दिया था। ठीक। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं एमपी के साथ भी कांटेक्ट किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मैं रिमाइंडर भी भेजी, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, नहीं मनी भी बैक नहीं की जो 1 डे सर्विस की थी। ठीक। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी कोई हल है कि मेरा हस्बैंड वैसे फंस गया मेरे चक्कर में, क्या होगा? देखिए मेरी बात सुने, सिंपल बात क्या है, आपने कोई बंदा तो नहीं मारा ना? आपके ऊपर इल्जाम टोइक वाला लगा दिए। लेट्स से आपने टोइक का एग्जाम कर भी दिया गलती से, ठीक है, आपने जाके किसी को पैसे दिए, आपने जाके काम सारा गलत किया, अब वो चीज आपके खिलाफ इस्तेमाल की जाती है ये कह के कि यू आर नॉट अ सूटेबल पर्सन, ठीक? अब जब आपके कानून को देखा जाएगा, कानून क्या कहता है, कानून हम जिस कानून के तहत जाते हैं वो ये कि एक ब्रिटिश नेशनल बच्चा है, वो ब्रिटिश नेशनल बच्चा आपके साथ है और उसकी सारी जिंदगी का दारोमदार आपके साथ है। क्या एक ब्रिटिश नेशनल बच्चे को यहां से फोर्सफुली निकाला जा सकता है? नो। सो इमिग्रेशन जज कोई अगर इसको देखेगा तो वो क्या करेगा? देयर इज अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज।
बैलेंसिंग एक्सरसाइज का मकसद क्या होता है कि उसने एक तरफ देखना कि जी होम ऑफिस की पॉलिसी क्या है, इफेक्टिव इमिग्रेशन कंट्रोल, आपने टॉय किया, 2 नंबरी की, गलत किया, आपने उनको धोखा देने की कोशिश की, ये सब कुछ आपके खिलाफ जाता है। दूसरी तरफ देखें तो आपका बच्चा है जो ब्रिटिश नेशनल है और उस बच्चे को यहां से निकालना नहीं है, उसके लिए इट्स इन हिज बेस्ट इंटरेस्ट कि वो बच्चा यहां पे रहे। अगर ये सिचुएशन है तो माँ बाप को उसके साथ स्टेटस मिलना चाहिए। अब जो हम केओ नाइजीरिया की बात करते हैं, केओ नाइजीरिया ने तहलका मचा दिया था आके जैसे वो केस आया था। अब कोर्ट्स की तरफ से अक्सर केसेस को बहुत डिफिकल्ट बना दिया जाता है, जबकि होम ऑफिस की पॉलिसी डिफरेंट चल रही है। होम ऑफिस आपको स्टेटस दे रहा है, लेकिन केओ नाइजीरिया अगर आपने अपने केस के अंदर सही तरह से आर्ग्यू किया हो तो वो कहता ये है कि माँ बाप की जो भी बैकग्राउंड है, माँ बाप का जो भी बैड कॉन्डक्ट रहा है पीछे, बच्चे के केस के अंदर जब आप उसको देखते हैं तो वो असेसमेंट नहीं आनी चाहिए। ओके, सो अब बच्चा एक ब्रिटिश नेशनल है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट क्या है? इज इट रीजनेबल फॉर दैट चाइल्ड टू बी रिमूव फ्रॉम हियर? नो। अगर नहीं है तो फिर माँ बाप को भी साथ स्टेटस मिलना चाहिए। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। अब आपने बताया कि जी केस आपका ऑन होल्ड है, सो मुझे नहीं पता कि उन्होंने आपको कोई लेटर भेजा, कुछ ये कहा आपको कि जी हम ऑन होल्ड रख रहे हैं, या आपको सिर्फ जबानी कह दिया, क्या हुआ था? उन्होंने लेटर भेजी थी और ईमेल भी की थी कि हम आपका 1 डे सर्विस में नहीं ले सकते डिसीजन, हम डिसीजन लेने के लिए नेक्स्ट टाइम स्टैंडर्ड सर्विस में लेंगे। अभी तो कुछ बता ही नहीं रहे। बस ठीक है। अब वो जहां से आपको लेटर आया है वहां पे आपकी रिप्रेजेंटेशंस करनी बनती हैं। सो आप वकील के थ्रू जा रही हैं कि खुद ही अपना ऑपरेशन कर रहे हैं? मैं वकील के थ्रू जा रही हूँ ना, तो वकील कह रहा है कि आप 6 मंथ वेट करो। नहीं जी, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम सॉरी, ये मेरा अपना ओपिनियन है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसीलिए आपके साथ कांटेक्ट करना चाहती थी कि मैं 6-7 मंथ, ये ना हो कि मैं 1 साल फिर वेट करूं और बाद में ना कोई सेंस ही नहीं बनती ना। आपका बच्चा ब्रिटिश नेशनल है, व्हाई शुड यू बी वेटिंग? सिंपल एज दैट। अगर उन्होंने कोई पॉइंट उठाना भी है, टॉय के बारे में उठाना है, उन्होंने कोई और चीज, कोई और डिसेप्शन उठानी है, व्हाट एवर दे वांट टू डू, आओ भाई खुल के सामने आओ, फैसला करो। अगर रिफ्यूज करते हो तो अपील का राइट दो, अगर रिफ्यूज नहीं करते तो स्टेटस दो। सिंपल बात बनती है। ये चीज क्या हुई कि आपको बिठाया हुआ है, बिल्कुल तलवार की नोक सर पे लटक रही है, आपको कुछ नहीं पता, वक्त भी गुजर रहा है, पैसे भी आपके लगे हुए हैं, एक टेंशन भी बनी हुई है, स्ट्रेस भी बना हुआ है, ये क्या मजाक है? सो एब्सोल्युटली नॉट। इसीलिए मैंने आपसे कहा, आई थिंक आपको इसको चेसअप करना चाहिए। अपने वकील साहब से बात कर लीजिए कि जी इसको एक अग्रेसिव तरीके से आपने चेस करना है और इसको फॉलो अप करना है। अगर तो वो अग्रेसिव तरीका अपना सकते हैं, ग्रेट। अगर नहीं, देन यू नीड अ बुलडॉग ऑफ अ लॉयर। ओके, ये इस तरह से ये बीगी बिल्ली वाले वकील नहीं चलते इन कामों के अंदर। आपको जो कंप्लेंट करनी चाहिए, इसको चेस करना चाहिए, इसको चैलेंज करना चाहिए। उनको आप चैलेंज तो करें ना, आगे से कंप्लेंट लेटर्स भेजें, सारा कुछ करें। ऐसे क्या बात होगी चुप करके बैठे रहो? सो मेरा मशवरा आपको क्या होगा, हरगिज चुप करके बैठना मुझे पसंद नहीं है। व्हाट आई सजेस्ट इज, अगर आपका हक बनता है उसको पूरा फाइट करो। अगर वो रिफ्यूज करते हैं तो भाई रिफ्यूज करो, अपील का राइट दो, अगला स्टेप तो चले ना। आपकी जिंदगी के ये जो 6 महीने गुजर रहे हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? सिंपल। सो मैं तो इस चीज में बहुत ज्यादा तिलमिलाता हूं कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप बैठे इंतजार कर रहे हैं और बस आपको कुछ पता नहीं हो रहा है, एक अनसर्टिनिटी में आप बैठे हुए। हाँ, कई जगहों पे आप कुछ नहीं कर सकते और आपको बैठ के इंतजार करना पड़ता है। जज ने डिसीजन करना है, कोई जुडिशियल रिव्यू की मैटर चल रहा है, अपर ट्राइब्यूनल में मैटर चल रहा है, वी नीड टू वेट। जज के हाथ में डिसीजन है, वी कांट डू इट। लेकिन अगर होम ऑफिस आपको कहता है कि जी हमने आपको होल्ड कर लिया केस को, अब हम इसको एक स्टैंडर्ड सर्विस में डील करेंगे एंड दैट्स इट, व्हाई? सिंपल ये बात आती है। ओके, बर्मिंघम में कभी आओगे? मैं आपको बहुत मैसेज किया, बर्मिंघम में आओगे कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो, आपको मेरे साथ आपने भी बात की, क्या आपको लगता है कि इसके अलावा मैं और कोई बात करूंगा आपके साथ सामने बैठ के? नहीं सर, नहीं। सो हमारी बात होगी। जिस तरह मैंने अभी पहले कॉलर को कहा था, आपसे पहले वाले को, आप आराम से ऑफिस के नंबर पे फोन कीजिए, उनको बताइए कि जी मैं अपना केस आपके पास लेकर आना चाहती हूँ, एंड दैट्स इट। हम उसको हैंडल कर लेंगे, आपसे सारा कुछ आ जाएगा। बर्मिंघम के कितने क्लाइंट्स हैं, मैनचेस्टर के कितने क्लाइंट्स हैं? आपके ख्याल में सिर्फ मैं आमने सामने बैठ के बात करूंगा तो केस होता है? नो। ओके, सो आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑफिस में कांटेक्ट करती हूँ और मैं अपने केस को देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल ठीक है, ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिए, विल टेक केयर ऑफ इट देन, कोई मसला नहीं। ओके, चले, ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, ओके, चलें। ये चीज होम ऑफिस ने जो तरीका बनाया हुआ है कि बस केस को लेके बैठ जाओ और लोगों को कह दो कि जी आपने इंतजार करना है, आई डोंट थिंक दैट इज फेयर, और ना ही आपको इस चीज को आराम से एक्सेप्ट करना चाहिए। जी अगली कॉल लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी सर, मैंने पूछना था कि मेरी बेटी जो है ना नवंबर में 7 साल की हो रही है। नवंबर में? ठीक। हाँ जी, तो मेरे पास अभी 4 महीने वो मैं किस तरह गुजारूं, क्योंकि मैंने साइनिंग पे भी जाना होता है। हाँ,
तो अभी मैंने कोई एप्लीकेशन पुट इन नहीं की हुई। ठीक है, मैं कुछ 7 ईयर के बेस पे कर सकता हूँ? नहीं जी, अभी आपने कुछ नहीं करना। अभी आपने 7 ईयर्स की बेस पे कोई चीज नहीं करनी, आपने कोई पुट्ठी सीधी एप्लीकेशन नहीं डालनी। इस वक्त अगर आपका कोई असालम वगैरह होता है तो मैं हमेशा कहता हूं कि अच्छा कोई फर्दर रिप्रेजेंटेशंस डाल दीजिए, कोई ऐसी चीज कर लीजिए। लेकिन अगर आपका एक शॉर्ट पीरियड रहता है, 7 ईयर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो हरगिज एप्लीकेशन डालने का फायदा नहीं है, यानी 7 ईयर्स की बेस पे एप्लीकेशन डालने का। व्हाई? बिकॉज एप्लीकेशन डालते आप तब हैं जब 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इमिग्रेशन रूल्स के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि अगर आपने अब एप्लीकेशन कर दी और उसको वो जब भी डिसाइड करते हैं, वो आपकी एप्लीकेशन डेट से ही डिसीजन लेंगे। तो क्या जरूरत है अपने आपको डिफिकल्टी में डालने का? तो आप 4 मंथ्स रहते हैं, उसके लिए कोई दूसरी कोई एप्लीकेशन? आपकी कितनी देर से एप्लीकेशन के बगैर आप चल रहे हैं? सर ज्यादा नहीं हुआ, अभी कुछ महीना ही हुआ है। महीना ही हुआ है। चलें, अभी ऐसे कीजिए, अल्लाह का नाम लेके खामोशी से बैठे रहिए। लेकिन सर साइनिंग पे भी जाना होता है ना? जाइए आप साइनिंग पे। आप अकेले तो नहीं है ना, आपके साथ फैमिली है? ना 3 बच्चे हैं, वाइफ है। बस ठीक है, फिर अल्लाह का नाम लेके चुप करके बैठे रहिए। दिस इज ऑल आई कैन सजेस्ट। कानूनी तौर पे मैं आपको ये नहीं कह सकता कि जी आप इलीगल होके ओवरस्टेयर होके कुछ मत करें, ये मैं कानूनी तौर पे नहीं आपसे कह सकता। आपने जो मुझे सिचुएशन बताई है, ऑल आई एम सेइंग इज कि अभी आपकी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं बनती जो आपके स्टेटस के लिए सूटेबल होगी। ठीक है, सो इसलिए आई कांट सजेस्ट कि आप कौन सी एप्लीकेशन करें। सो मैं तो ये कहूंगा कि जी मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है आपको देने के लिए। हाँ, प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे क्या लगता है, मुझे नहीं लगता कि आपके पीछे वो आएंगे, आपको पकड़ेंगे, आपको बिठा के डिटेन करा के जहाज से बिठा के निकाल देंगे यहां से। ओके, सो प्लीज डोंट वरी। आपके साथ बच्चे हैं, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस में बच्चों वालों को हाथ नहीं डाल रहे, अभी तक बच्चों वालों को ऊपर अटैक नहीं कर रहे। सो अगर वो नहीं कर रहे तो बस अभी आप इस तरह से इंतजार कीजिए। जैसे ही आपके वो नवंबर में टाइम कंप्लीट होता है बच्चे के 7 साल का, गो फॉर द इमीडिएट सेम डे सर्विस, ये जो 24 आवर सर्विस है उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन कर लीजिएगा। तो सर लेकिन क्या फीस वेवर का कोई सिस्टम है कि नहीं है? वह फीस वेवर का सिस्टम तब बनता है अगर आपके नेस सपोर्ट चल रही होती है, या आप उनको प्रूव कर सकते हैं जो उनके बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के टेस्ट हैं उसके ऊपर कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या आप नेस सपोर्ट ले रहे हैं? सर ये सेम डे सर्विस की क्या कितनी फीस है? सेम डे सर्विस की जी 24 आवर्स वाला, उसके लिए £800 आपको पे करना होता है पर पर्सन। जी, So like I have family of 5, so it's gonna be around 4 grand, isn't it? 4 grand स्ट्रेट अवे आपका सीधा सिर्फ आपका वो सेम डे सर्विस का बनेगा। उसके लिए फायदा क्या है कि जिस दिन आपने आज जाके अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड की, आपको 24 आवर्स में ईमेल के ऊपर जवाब आ जाता है। दूसरी तरफ ये होता है कि आप अगर बाय पोस्ट करते हैं एप्लीकेशन, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपने चले अच्छा सवाल पूछ लिया, मैंने सोचा था कि मैं लोगों को बताऊंगा इसके बारे में। आपकी वसातत से आज एक ये बात भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। अक्सर लोग उनको ये फिक्र होती है कि अच्छा जी बड़ा खर्चा है तो सेम डे सर्विस में हम जाएं कि ना जाएं, या 24 आवर सर्विस में जाएं कि ना जाएं। मेरे इसकी जो रीडिंग है वो क्या है, अगर मेरे पास आज 4-5 केसेस आते हैं और मुझे सिर्फ 24 घंटे दिए जाते हैं उन केसेस को करने के लिए, आपके ख्याल में मैं क्या करूंगा? एक केस उठा के क्या मैं उसकी फाइल स्टोरेज में से निकलवाऊंगा? क्या मैं उसकी एक एक इची बीची खोल के देखूंगा? नो, मैं देखूंगा अपनी चेकलिस्ट के मुताबिक क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। अगर पूरी होती हैं तो मैं केस अप्रूव कर सकता हूं। आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जब आप एप्लीकेशन करते हैं कि जी बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बच्चा अभी भी 18 साल से कम उम्र का है, एंड इट इज अनरीजनेबल कि उस बच्चे को यहां से निकाला जाए। अगर आपका एविडेंस सही है, अगर आपने केस लॉ अपना सही डिस्कस किया हुआ है साथ, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा रीजन नहीं है कि आपको रिफ्यूज किया जाए। हाँ, लोगों की हिस्ट्री होती है जी। NHS नहीं है, सॉरी जी, NHS की फीस तो होती है ना, वो भी आपने पे करनी है जी। होम ऑफिस की फीस £1033 है, NHS की फीस £1000 है जो आपने एप्लीकेशन करते वक्त सबमिट कराना होता है। सो £19.20 आपका ऊपर बायोमेट्रिक की फीस भी बनती है। सो टोटल मिला के 2800 एंड समथिंग बनता है आपका पर पर्सन जी, जब आप ये एप्लीकेशन करते हैं। अगर आपको एग्जेम्पशंस नहीं मिलती, अगर एग्जेम्पशंस मिल जाती है तो £1033 की भी एग्जेम्पशन हो जाती है और NHS की £1000 की भी एग्जेम्पशन हो जाती है। सो अच्छी बड़ी जबरदस्त किस्म की इनकी तगड़ी फीसें। सिर्फ सेम डे जो आपका 24 आवर सर्विस का फायदा होता है वो ये कि मुझे नहीं लगता कि वो आपके सारा कुछ पुराना निकाल के देखते हैं, बड़ा उनको वक्त मिलता है सोचने का और वो कीड़े निकालने का आपके केस के लिए। सो कई केसेस के अंदर वो सारा कुछ देखे बगैर आपकी रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर आपको फैसला कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, विच आई थिंक आपके फेवर में जाता है।
सो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं लोगों को कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, टेढ़े मेढ़े होके भी कोशिश कीजिए कि आप ये 24 आवर सर्विस में चले जाए। इसमें यकीन कीजिए, ऑब्वियसली मैं कोई कमीशन नहीं लेता होम ऑफिस से, इसका मुझे कोई फायदा नहीं है कि आप सेम डे सर्विस में जा रहे हैं। मेरी फीस वही होती है, चाहे आप उसको बाय पोस्ट भेजते हैं, चाहे आप उसको 24 आवर सर्विस में करते हैं। सिर्फ मैं सजेस्ट क्यों करता हूं, बिकॉज मेरी नजर में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ये 24 आवर सर्विस के। तो सर ठीक है ये सर? लाजमी है कि पूरी फैमिली डाली जाए, अगर खाली मैं, मियां बीवी और एक जो बड़ा इंटायरली अप टू यू जी, आप जिस तरह से करना चाहते हैं। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ हम मियां बीवी अप्लाई कर दें और बच्चे के साथ अप्लाई कर दें, दैट्स परफेक्टली फाइन। आप बाद में जाके बाकी को ऐड कर सकते हैं। ये सिर्फ आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं। ये भी प्रैक्टिकली आपने सोचना है। अब कई दफा होता है कि जी टिपिकली स्पीकिंग जो मर्द हजरात होते हैं वो बेचारे लगे होते हैं मजदूरियों पे, राइट। सो मैं ये कहता हूं कि अच्छा, जो ब्रेड विनर है फैमिली का, या जो बंदा पैसे कमा सकता है ज्यादा जाके, पहले वो अपना स्टेटस करा ले। सो बच्चे के साथ आप अपना स्टेटस करा लीजिए। अगर आपको पता है कि जी जैसे मेरे पास स्टेटस होगा मुझे फौरन जॉब मिल जाएगी अच्छी और मैं अच्छे पैसे कमा सकता हूं, देन इट्स वर्थ टेकिंग दैट रिस्क एंड दैट हसल। सो आपने वो किया, आपने अपने पैसे लगाए उसके ऊपर, आपको स्टेटस 24 घंटे में मिल गया, फौरन आपने जॉब अपनी शुरू की। अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते में, हो सकता है महीने, 2 महीने में आप अपना सारा खर्चा पूरा कर लें जो आपने लगाया था। समझे? सो ये चीज आप प्रैक्टिकली सोच के फिर उसको लेके चलिएगा। अगर आप कुछ फर्दर इस पर डिस्कस करना चाहते हैं, अल्लाह के नाम पे गुजार दें। वो ऐसे ही चलाइए इसको। आई डोंट थिंक कि आपको अभी कोई इश्यू होगा, और अगर कोई इश्यू होता है देन डील विद इट। ऑलराइट जी, चलो ठीक है, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जी। आपसे फिर इंशाल्लाह नवंबर के नजदीक मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, ओके जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। Thank ये जो बात अभी मैंने की है, ये जो सेम डे सर्विस या 24 आवर सर्विस का, इसका ये एक प्रैक्टिकल जो मुझे एक इफेक्ट नजर आ रहा है, मैंने आपके साथ अभी वो शेयर किया। ये इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, ये मेरी एक फीलिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की है कि आप जब एप्लीकेशंस कर रहे हैं जिसका 24 आवर्स में आप जवाब मांग रहे हैं, तो वो आपकी देखते हैं, हाँ बच्चे के 7 साल कंप्लीट हो गए, इसका एविडेंस लगा है सारा साथ जो प्रूव करता है कि इसके लिए अनरीजनेबल है यहां से जाना, और आपकी रिप्रेजेंटेशंस। मैं अपना पूरा जोर आपकी रिप्रेजेंटेशंस के ऊपर लगाता हूं, केस लॉ को आर्ग्यू करना, आपकी आर्ग्यूमेंट्स बनाना, उसके ऊपर लगाता हूं। दैट इज व्हाट मेक्स द होल डिफरेंस इन माय ओपिनियन। बाकी आपकी मर्जी जी। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र सर, खैरियत मेरा एक सवाल था जी। कि मुझे एंटरप्रेन्योर वीजा मिला था के लिए जब अप्लाई किया था, फिर वो रिजेक्ट हुआ था। अच्छा। और अपील में किया था। ठीक। केस कोर्ट वाले दिन केस मैंने विथड्रॉ करा दिया था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फॉरन 40 डेज के अंदर मैंने फ्रेश एप्लीकेशन करी थी और मुझे वीजा मिल गया था। ठीक। और अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है। 2 महीने बाद 10 साल होने वाले, मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या वो जो कोर्ट से विथड्रॉ कराया था और उस नई एप्लीकेशन के दरमियान का टाइम था, जी। वो सही था? सर मुझे आप ये बताइए कि जब आपने वो जो एप्लीकेशन अपनी की थी, जो 14 डेज के अंदर आपने की थी एप्लीकेशन, वो उसको कितना टाइम लगा डिसाइड होने में? उसको टाइम लगा था। कोई सेम डे सर्विस में किया था या क्या किया था? 2 महीने के अंदर हो गई थी। 2 महीने के अंदर हुई थी आपके लिए। देखो अब इशू क्या आता है, अब ये आपको दोनों की एक डिफरेंशिएशन समझनी है। ये बड़ी एक टेक्निकल सी बात है, अक्सर लोग नहीं समझते इसको। 2 चीजें आपने देखनी है। नंबर 1, आपको जब ये कहा जाता है कि आप 14 डेज के अंदर नई एप्लीकेशन कर दें, उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि अगर आपकी 14 डेज के अंदर दूसरी एप्लीकेशन कर दी गई और वो एप्लीकेशन कामयाब हो गई, तो आपके सारे स्टेटस को देखते हुए आपको ओवरस्टेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा कहीं पे। दैट्स व्हाट इट मींस। जब आप 10 साल की बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं, 10 साल की बेस पे आप क्या कह रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि जी मुझे कंटिन्यूअस लीव के साथ 10 साल गुजरे हैं यहाँ पे। जी। ठीक। अब एक तरफ है ओवरस्टेयर कंसिडर नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ है कि आपके पास कंटिन्यूअस लीव चल रही है, इंक्लूडिंग सेक्शन 3C लीव। अब जब आपने अपील अपनी विड्रॉ की, आपकी सेक्शन 3C वहीं पर रुक गई। जी। ठीक। आपने जो दूसरी एप्लीकेशन की विद इन 14 डेज, जिस वक्त आपने अप्लाई किया उस वक्त सेक्शन 3C तो अब नहीं चला ना, जी। क्योंकि आपके पास वैलिड लीव नहीं थी। जी। सो आपका वो वाला जो पीरियड है जब तक आपको दोबारा वैलिड लीव नहीं मिली, सो फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉइंग योर अपील टिल द डेट जहां पे आपकी एप्लीकेशन जाके अप्रूव हुई है, उस डेट तक जो आपका टाइम है, अगर वो लेट्स से 3 मंथ्स बनता है, आई थिंक मेरे ओपिनियन में, एंड आई हमेशा मैं ये कहता हूं कि जी मैं अपने ओपिनियन की बात करता हूं, इन माई ओपिनियन आई डोंट थिंक कि वो आपका लीगल टाइम काउंट होगा। अच्छा।
अच्छा, जब आप 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं। आई थिंक आपके पास जी, मैं इसीलिए आपको ये चीज बता रहा हूं कि अब फॉर एग्जांपल मैं 2-3 दिन पहले कोर्ट में था, हमारा जो मामला वहां पे चल रहा था, उसकी इंडेफिनिट लीव की एप्लीकेशन के ऊपर यही आर्ग्यूमेंट थी। अब वो उसके अंदर क्या मामला था कि एप्लीकेशन उनकी खत्म हुई, उनकी अपील डिसमिस हो गई, डिसमिस होने के बाद उनके अपील राइट्स एग्जॉस्ट हो गए। जिस डेट को अपील राइट्स एग्जॉस्ट होते हैं उसके विद इन 14 डेज उन्होंने नई एप्लीकेशन डाल दी। वो एप्लीकेशन चलती रही, उस एप्लीकेशन की वेरिएशन कर ली जब उनके 10 साल कंप्लीट हो गए, और अब वो अप्लाई कर रहे हैं इंडेफिनिट लीव के लिए। सो उनको रिफ्यूज किया गया इस बेस पे कि जी आपका सारा टाइम लीगल नहीं गुजरा। अब जो हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं सिर्फ वो डिस्क्रेशन की आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि जी जो टाइम बीच में लीगल नहीं गुजरा उसको डिस्क्रेशन के साथ कवर कर लिया जाए। अगर आप देखें सेक्शन 3C कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, तो 3C तो नहीं चल रहा। जहां पे आपका गैप आ गया, दैट इज वेयर योर टाइम इज ब्रोकन। अच्छा, Okay. तो मतलब 10 ईयर्स पे नहीं हो सकता वो। 10 ईयर्स पे आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हैं, बट वो जो आपका बीच वाला टाइम है, यू विल नीड टू आस्क फॉर अ डिस्क्रेशन टू बी एक्सरसाइज्ड। अच्छा, ठीक है। सो जब आपका वो टाइम आता है, दैट इज व्हेन यू नीड टू कंसिडर इट। आप क्या खुद करने जा रहे हैं अपनी हिकमत, या वकील के थ्रू जाएंगे? नहीं, सॉलिसिटर के थ्रू करूंगा। सोलिसिटर के थ्रू। सो आई होप आपके सोलिसिटर को इस चीज की पूरी सेंस होगी जो मैंने आपको अभी समझाई है। अगर ना हो तो मेरे पास आ जाइएगा। ऑफ कोर्स आई नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू दिस। ठीक है, ठीक है जनाब, ऑल द बेस्ट सर, अल्लाह हाफिज। मेरा ख्याल है मैं आपके साथ जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ शेयर कर जाता हूँ शायद ही कोई और करता होगा, और मैं क्या करूँ, मेरी ये वो एक आदत में नहीं है कि अगर एक चीज़ मुझसे पूछी जा रही है तो मैं उसका सही जवाब ना दूँ आपको। सो इसलिए मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करता हूँ। आई होप आप इस चीज़ को उसी तरह से अप्रिशिएट करें जिस नीयत से मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ। नीयत क्या होती है, मैं ये अपना जो प्रोग्राम करता हूँ या जो भी मैं आपके साथ बात करता हूँ, दिस इज पार्ट ऑफ माई मार्केटिंग। मैं ऑब्वियसली एक वकील हूं, अपना काम करता हूं, अपनी फर्म चलाता हूं, और ये मेरी प्रैक्टिस का हिस्सा है। जब मैं आपके साथ ये बात करता हूं, मकसद क्या होता है, आपको ये बताना कि मैं क्या काम कर सकता हूं, और साथ सेकेंडरी मकसद और जो एक इंपॉर्टेंट मकसद दूसरा बनता है साथ, वो ये कि आप में से जो लोग मेरे पास आने की बजाय मेरी इंफॉर्मेशन सुन के कुछ उनका फायदा हो जाता है, तो ऑफकोर्स उसमें कोई बुराई नहीं। ठीक, मेरी रोजी रोटी चलती रहती है, लेकिन ये चीज जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ये गलत बातें नहीं होती, ये बहुत सही और एक्यूरेट बातें होती हैं। अगला सवाल लेते हैं जी। जी हेलो। हेलो सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत जी, आप बताइए। जी सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर लाइव के लिए। यू मैं मोस्ट आपसे वेलकम। पूछना चाहता था, बताइए। कि मैं स्टूडेंट पे आया था, और कब आए थे? मैं मार्च 2009 में आया था, 2010 में आया था। और क्या हुआ कि फिर मेरी कॉलेज अभी 6 मंथ में खत्म हो जा रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपील दिया, 1 साल तक अपील चली। उसके बाद मुझे बोला कि आपके पास कुछ एविडेंस नहीं है और एडमिशन लेटर नहीं है, तो आप कोई दूसरी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो फिर मैंने ना FLRFC डाली है, अभी मैं रिपोर्टिंग पे जा रहा हूँ, और मेरे 9 साल खत्म हो गए हैं। तो आगे कुछ हो सकता है मेरा, मैं इलीगल हूँ या लीगल? नहीं भाई, आप लीगल अपने आप को कैसे कंसिडर कर रहे हैं अगर आप रिपोर्टिंग पे जा रहे हैं? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मेरा क्या कंसीडर? मुझे नहीं लगता कि आपका लीगल स्टेटस चल रहा है जी। वो इसलिए कि अगर आपको रिपोर्टिंग पर लगाया जाता है तो वो तभी लगाया जाता है जब आपका लीगल स्टेटस नहीं चल रहा होता। ओके, आपने ये देखना है कि आपकी जो पहली एप्लीकेशन की गई, उस एप्लीकेशन के अंदर क्या आपको सक्सेस मिलती, क्या आपका लीगल स्टेटस यानी ऑन वीजा स्टेटस आपका चलता रहा। अगर तो आपका वीजा स्टेटस चलता रहा है तो फिर हम उसको देख सकते हैं। सही है। मैंने ब्रिटिश सिटीजन से शादी भी की थी सर जी, लेकिन उसके बेस पे मैंने एप्लीकेशन कर दी थी, तो फिर अभी उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं आया है। नहीं, वो देखें, आप जो भी एप्लीकेशन करते हो एट एनी टाइम, जब आपने एप्लीकेशन की, उस एप्लीकेशन करने के बाद क्या आपके पास लीगल स्टेटस था? अगर वो लीगल स्टेटस था तो जब तक वो एप्लीकेशन चल रही है, सेक्शन 3C लीव आपको लीगल रखती। सो अगर आपने आज एक नई एप्लीकेशन कर दी और वो नई एप्लीकेशन आपकी 6 महीने में डिसाइड होती है, सो आज करने से पहले अगर आपके पास लीगल स्टेटस था तो वही लीगल स्टेटस चलता रहेगा टिल द टाइम वो आपकी एप्लीकेशन डिसाइड होती है। हाँ सर, जब मैंने एप्लीकेशन की तो मेरे पास 8 मंथ का वीजा बाकी था। अगर आपके पास था बाकी और वही एप्लीकेशन चलती जा रही है, कहीं पे आपका गैप नहीं आया, तो फिर आपका लीगल स्टेटस कंटिन्यू होना चाहिए। लेकिन फिर आपको रिपोर्टिंग में क्यों लगाया जा रहा है, ये आपको उनके साथ कंफर्म करना पड़ेगा। हो सकता है उन्होंने पहले कर्टेलमेंट कर दी हो। अगर आपका वीजा कर्टेल कर दिया, आपके पास एक पासपोर्ट था जहां पे आपका वीजा लगा हुआ है 8 महीने का, और लेकिन होम ऑफिस के रिकॉर्ड्स में आपकी कर्टेलमेंट हो चुकी है, तो वो आपकी सेक्शन 3C कंटिन्यू नहीं होती। ओके जी, चलो ओके, थैंक यू सर।
बेस्ट। ऑलराइट जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट जी। जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सेक्शन 3C वाले पॉइंट्स हमेशा लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं आपको एग्जैक्टली वो इन्फॉर्मेशन दूं जहां से आपको क्लियर हो जाए और आगे से कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम। मैंने ना एक सवाल पूछना था। बताएं। तो मैंने ना 1-2 महीने पहले सेटल स्कीम में ना EU में अप्लाई किया था, मेरा ना सेटल स्टेटस होके आ गया है। ठीक। तो अब वो मैं 12 महीने के बाद नेशनलाइज अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ? जी आप कर सकते हैं, अगर आपको टोटल 5 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं यहाँ पे। जी 5 साल में ना 2010 में आया था इधर स्टूडेंट वीजे में। हाँ। तो मैंने एक स्पाउस यूरोपियन के साथ डाला तो मेरा रिफ्यूज हो गया था। ठीक। तो कुछ रीजन से ना वो मेरे साथ ही रही। उसके बाद मैं ना मेरे कैब आया था 1 महीने का, वकील की वजह से उसने वो अप्लाई नहीं किया था। ठीक। तो उसके बाद उसने केस को ऐसे डाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने एक और इंटरनेशनल के साथ वीजा अप्लाई किया था। हाँ। तो वो उसके साथ मैं अभी 6 साल से लगातार कंटिन्यूसली रह रहा हूँ। ठीक। और मेरी एक बेटी भी है 5 साल की। जी। तो क्या मैं नेशनलिटी पे मेरा कोई असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपका गैप आ चुका है बीच में। अब आप ये बात गौर से सुन लीजिए। अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, बाकी सबको भी सुनने का बहुत फायदा हो जाएगा इसके ऊपर। एक सिंपल चीज याद रखें, आपकी जब नेशनलिटी की एप्लीकेशन की जाती है, नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन, यू नीड टू कन्विंस द होम ऑफिस कि आपकी गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? आपकी कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है, यू नेवर रिमेन्ड इन ब्रीच ऑफ एनी इमिग्रेशन रूल्स, आपने कहीं पे इन ब्रीच काम नहीं किया, आपने कोई जो घंटे आपको अलाउड थे उससे ज्यादा काम नहीं किया, थिंग्स लाइक दैट। ये सारा कुछ आता है। कहीं पे भी इमिग्रेशन रूल्स के अंदर कोई ब्रीच नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। ऑलराइट, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप जो चीज बता, और ये पिछले 10 साल को देखा जाता है। अब आप बात कर रहे हैं आज की, टुडे इज द 7th of June 2019। आपने 12 महीने गुजार लिए, अभी आपको मेरे ख्याल में 2 महीने हुए परमानेंट रेजिडेंस मिले हुए, राइट? चलें 1 साल और गुजारते हैं। लेट्स से हम जून 2020 पे आ जाते हैं। जून 2020 पे जब आप अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए, तो आपके पिछले 10 साल को देखा जाएगा, यानी यू गो बैक टू जून 2010। इन 10 साल के अंदर कहीं भी आप इन ब्रीच रहे? क्या आपने कभी भी ओवरस्टे होकर टाइम गुजारा? कहीं पे भी कोई ऐसा टाइम गुजरा आपका कि जहां पे आपका कोई स्टेटस नहीं था? अब आपने बताया कि आपने आके स्टूडेंट वीजा पे आप आए थे, फिर आपने शादी की, शादी की बेस पे आपने अप्लाई किया और वो एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई, फिर वकील ने कोई बीच में काम नहीं किया तो आपका 1 महीने का गैप आया। आपका 1 महीने का गैप नहीं है सर, आपने वो जो शादी करके यूरोपियन नेशनल से जो अप्लाई किया और आपको स्टेटस नहीं मिला, वो सारा भी आपका गैप काउंट होगा। सो यू नीड टू बी, मेरे पास स्टूडेंट वीजा था। अच्छा अगर स्टूडेंट वीजा था देन दैट्स फाइन। सो जहां तक तो आपका लीगल स्टेटस चला है वहां तक कोई मसला नहीं। अगर आपका गैप 28 डेज से कम का था तो आपके 10 साल लीगल काउंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका गैप 28 डेज से ज्यादा का है तो फिर आपकी गैप आ जाता है और वो आपके 10 ईयर्स लीगल काउंट नहीं होंगे। फिर आपके 10 ईयर्स का टाइम वहां से शुरू होगा जहां आपको फर्स्ट टाइम वैलिड लीव टू रिमेन ग्रांट हुई है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मैंने जो दूसरे स्पाउस के साथ वीजा जिस दिन डाला था उस दिन से नहीं, जिस दिन मेरा वीजा ग्रांट हुआ था उस दिन से टाइम स्टार्ट होगा? जी 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 बिल्कुल, क्योंकि आपने ये देखना है जब आपने फॉर एग्जांपल जब आपने मैरिज किया, सेकंड रिलेशनशिप की बेस पे जब आपने अप्लाई किया, जिस डेट को आपको स्टेटस ग्रांट होकर आया, उसका मतलब ये नहीं कि उस दिन से आपका स्टेटस शुरू हो रहा है। आपने फॉर एग्जांपल एक खास डेट पे इकट्ठे रहना शुरू कर दिया एंड शी वाज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स एट दैट टाइम, आपका एक फैमिली लाइफ आपकी एस्टैब्लिश हो गई, या आपने शादी की होगी, आपकी शादी जिस डेट को हुई और आपने इकट्ठे रहना शुरू किया एंड शी वाज एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स, वहां से आपका लीगल स्टेटस काउंट हो सकता है, बिकॉज यूरोपियन रेगुलेशंस के अंदर आपकी कॉन्फर्मेशन मिलती है। क्योंकि 2013 में उसके साथ रहना शुरू किया था, लेकिन मुझे वीजा 2017 में मिला था। आई सी। सो उन्होंने क्या पिछला सारा टाइम आपका काउंट किया है? जी, वो पिछला टाइम काउंट करके मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ग्रांट किया। जी, आपको जो उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस ग्रांट किया ना, सो उसके अंदर किया। अब आपको उसके अंदर लिखा होगा परमानेंट रेजिडेंस को ग्रांट का कि किस डेट से इफेक्टिव होता है, वो भी उस लेटर के अंदर लिख के देते हैं आपको। लिखा है कि जो लेटर के हेड पे है कि आपका उस डेट से इफेक्ट हो रहा है। अच्छा चले, अगर उन्होंने लिख दिया कि उस डेट से हो रहा है तो फिर आप उसी डेट से काउंट करेंगे उसको। लेकिन नॉर्मली जब आपको परमानेंट रेजिडेंस की वो लीव मिलती है या आपको लेटर आता है, उसके अंदर लिखा जाता है कि योर परमानेंट रेजिडेंस इज इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट। वो जिस डेट से इफेक्ट हो रहा है वहां से आपको पता है कि जी यहां से मेरी इंडेफिनिट लीव या मेरी परमानेंट रेजिडेंस चल रहा है। उसका मतलब कि उसके पिछले 5 साल एक्सेप्ट किए जा रहे हैं आपके एज लीगल।
सो वो आप उससे पिछले 5 साल वाला टाइम अगर आपका लीगल है और उससे पहले भी आपके पास टाइम लीगल चल रहा था, देन यू कैन डू दिस। ये वाले मामला होते हैं जहां पे आपको वकील के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, फेसबुक लाइव पे नहीं। ओके आपने इसको खुद नहीं करना, जब भी करना हो किसी वकील के साथ बैठ के बात कीजिएगा, मेरे पास आना चाहे मेरे पास आ जाइएगा, ऑब्वियसली आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके चले, ऑल द बेस्ट। अभी आपके पास टाइम है, अभी कुछ नहीं छेड़ना आपने इसको। जब आपके 12 महीने कंप्लीट होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, तब इसको आपने देखना है कि उस रूल्स क्या हैं और क्या कहते हैं और किस तरह से उसको डील करना। इस टाइम के दौरान मैं लाइफ इन द यूके दूसरा टेस्ट भी कर लूँ? जी बिल्कुल कर लीजिए, बिकॉज जब आपने नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना होगा उस वक्त लाइफ इन द यूके टेस्ट भी आपको देना है और उस वक्त आपने उनको इंग्लिश टेस्ट भी B1 लेवल का देना है। ठीक है सर, ठीक है, सो वो अपना सारा तैयारी कर छोड़िए, जब टाइम आता है उस वक्त उसको देखेंगे कानून क्या कहता है, क्या आप उसके ऊपर पूरा उतरते हैं कि नहीं, एंड देन डिसाइड व्हाट टू डू। जल्दबाजी नहीं करनी, झटका नहीं मारना। ठीक है सर, ठीक है, यू आर वेलकम जी। ओके, अल्लाह हाफिज जी। जनाब अगली कॉल लेते हैं, जब बजेगा फोन। ओके बज गया शादी जी। हेलो हेलो जनाब, हेलो, प्लीज फेसबुक की आवाज बंद कर दीजिए, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो हमारी लाइव कॉल डिले हो जाएगी। आप बताइए, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूं। मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ जी। सर। मैंने ना FLR-SP वीजा फाइल किया था इंडिविजुअल, लाइक वो अप्रूव हो गया था। ठीक, और इस पूरे काम में 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन मेरा पासपोर्ट वापस नहीं आया है सर। Okay. और मैंने उनको लेटर भेजा, कंप्लेंट्स में भी लिखा, MP के पास भी गया, लेकिन दे आर स्टिल सेइंग कि वी आर वर्किंग, दे आर नॉट गिविंग एनी सब्सटेंशियल आंसर ऑन माय पासपोर्ट रिक्वेस्ट। राइट। सर आप बताएं, मैं आपके पास आ जाऊं, क्या करूं? मेरे पासपोर्ट चाहिए। देखिए अग्रवाल साहब, मैं काम करता हूं, जो लीगल काम करने वाले होते हैं ना, जो कानून के दाव पेच होते हैं, मैं उनके ऊपर काम करता हूं। कंप्लेंट्स के लिए मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास वो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कंप्लेंट्स के लिए सिर्फ केस पकड़ूंगा। आपका केस अप्रूव हो चुका हुआ है, आपने MP को भी कर दिया है रिक्वेस्ट। MP को क्या जवाब दिया उन्होंने? MP को दे आर स्टिल लुकिंग इन दैट। ओके, सो अगर MP को वो जवाब दिए, बिकॉज MP उनको चेसा दोबारा कर सकता है, सो MP की तरफ से बस प्रेशर डाले रखिए। अगर MP को भी उन्होंने जवाब ये दे दिया कि नहीं जी कुछ नहीं हो सकता, देन यू विल हैव टू वेट। ओके, फिर आपको इंतजार ही करना पड़ेगा। कंप्लेंट वगैरह अपनी तरफ से जारी रखिए, ताकि अगर वो देर ज्यादा लगा देते हैं तो आपकी कंप्लेंट की बेसिस पे हो सकता है आपको कल को कोई कॉम्पनसेशन वगैरह भी मिल जाए। ठीक है सर, ठीक है, ऑल द बेस्ट जी। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं। इनकी जो ये पासपोर्ट्स डिले करने वाला जो होम ऑफिस ने एक तरीका अपना बनाया हुआ है, कई दफ़ा वाकई उनके हाथ में नहीं होता, क्योंकि उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे होते, उनको इन चीज़ों का पता नहीं होता कि वो चीज़ें कहाँ पर हैं। सो इन चीज़ों की वजह से डिले हो सकती है। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, बुखारी साहब के साथ बात कर रहे हैं जी? बुखारी बोल रहा हूँ जनाब, बताइए क्या करना। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, मैंने आपके साथ 2 अपॉइंटमेंट बनाए, लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई। कोई बात नहीं, आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। ब्रैडफोर्ड से सर, मैं 2004 में आया था, मैंने असाइलम अप्लाई किया था यहाँ पे। ठीक, फिर मैं जब असाइलम पे अप्लाई किया था, फिर उन लोगों ने मुझे साल पे डाला। तकरीबन 2007 में असाइलम में अप्लाई किया था, 2011 तक मैं साइन कर रहा था। ठीक, 11 ने मुझे अरेस्ट किया रिपोर्टिंग सेंटर में। फिर उन्होंने बोला कि आपका असाइलम केस नहीं है। फिर दोबारा मैंने असाइलम किया, फिर वो 80 का असाइलम चल रहा था। 2013 में मुझे पकड़ लिया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो पहले वाला असाइलम केस है, जो वो लोग नहीं मान रहे थे, वो मुझे पेपर में समरी पेपर में दिया। फिर मैंने वकील के पास डिटेंशन सर्विस को SMS किया, उसने फिर उसी बेस पे मुझे रिलीज किया 2013 में। ठीक, केस चल रहा था। फिर 2016 में वो रिफ्यूज हो गया। 2016 के बाद फिर कोर्ट पे गया, कोर्ट भी डिले 3 साल के बाद। आप मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जा रहे हैं भाई, मुझे इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए, आपने बताया 2004 में आप आए, आपने असाइलम किया 2007 में, आपको 2011 में उन्होंने दोबारा असाइलम करने के लिए कहा, जो आपने दोबारा कर दिया, फिर आपको डिटेन किया, जो कुछ भी किया। अब मुझे बताइए इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है, ताकि मैं आपको उसके मुताबिक हेल्प कर सकूं ना। पोजीशन ये कि मैंने लास्ट नवंबर में फ्रेश क्लेम कर दिया आपने लास्ट नवंबर में। ठीक, इन पर्सन किया जाके? वो भी रिफ्यूज हो गया 22 डेज
जिसके अंदर अगर 4 महीने हो गए मेरा केस बिल्कुल रिफ्यूज है, मैंने फिर दोबारा अप्लाई नहीं की थी कुछ। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मुलाकात करूँ, लेकिन मैं बीमार हो गया लास्ट 3 वीक से। कोई बात नहीं भाई, जिससे मैंने अभी पहले किसी कॉलर को भी बताया था, आप आराम से दफ्तर के नंबर पे फोन कीजिए, उनको बताइए कि जी ये मेरे पेपर्स वगैरह सारे मेरे पास हैं, मैं फ्रेश क्लेम करना चाहता हूं। मिस्टर बुखारी से मेरी बात हो गई है फेसबुक लाइव के ऊपर। आपके लिए देखें सिंपल बात ये, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलिए। आप इस वक्त जहां खड़े हैं आपके लिए क्या किया जा सकता है? कैन वी गो एंड मेक अ न्यू एप्लीकेशन फॉर यू? क्या आपके लिए ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन की जाएगी? क्या आप नया असाइलम करेंगे? क्या करेंगे? आप इस वक्त असाइलम कर चुके हुए हैं, सो आप सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। आपको सिर्फ जो चीज करनी है सर वो ये करनी है, आप लीजिए अपॉइंटमेंट फोन करके लिवरपूल की, जो सेम डे सर्विस की, या सेम डे कह रहा हूं, वो जो पर्सनल आपको सबमिशंस की आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। आपके पास पहले भी नंबर होगा, आपने पहले भी ली हुई अपॉइंटमेंट, आप अपना फ्रेश क्लेम पहले भी कर चुके हुए हैं। अपना फ्रेश क्लेम दोबारा लॉन्च कीजिए, पुराने वाला नहीं, नया बना के। अब अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं कोई पुराने वाले काम के ऊपर नहीं करूंगा आगे। आपके पुराने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर मुझे मिल जाते हैं, मैं आपका केस सारा नए सिरे से तैयार करता हूं। बात क्या होती है, आपने जो भी असाइलम में अपने कहा, गलतियां जो आपकी की गई, जो आपकी मिस्टेक्स रही या जो आपकी वीकनेसेस रही, उनको सबको देखते हुए आपके केस को नए सिरे से तैयार करना है, उसको रिफ्रेश करना है ना। उसको रिफ्रेश करके फिर आप उसको जाके सबमिट कराते हैं। अब जब आप सबमिट कराते हैं उसको, तो आपको पता है कि अब आपके केस में इतनी जान है कि उसको, क्योंकि नए सिरे से तैयार किया गया, अब इतनी जान है कि उस पर आपको स्टेटस मिल सकता है। अब अगर उसको फिर रिफ्यूज कर दिया जाता है, 20 दिन में रिफ्यूज कर देते हैं, 2 महीने में रिफ्यूज कर देते हैं, 2 साल में रिफ्यूज करते हैं, वट एवर दे डू, उसके ऊपर या तो आपको अपील का राइट मिलेगा, और अगर वो अपील का राइट नहीं देते तो दिस विल बी अ सूटेबल केस जिसमें आप जुडिशियल रिव्यू में उनको लेके जा सकते हैं। समझे? जब आप जुडिशियल रिव्यू में जाते हैं तो कुछ भी चांस बन सकता है आपका। इंशाल्लाह मेरे पास सारे पेपर है, क्योंकि मेरे वकील ने 2 कोर्ट मिस किए ना। हाँ। मैंने उसको बताया, उसने बोला नहीं ये कुछ भी नहीं, तो 2 कोर्ट मिस किसी वजह से केस रिफ्यूज किया। ना, ये तो बिल्कुल बहुत ज्यादती होती है अपने साथ कि आपको अपील का मौका मिले और आप कोर्ट में ना जाओ। अगर आपको अपील का मौका मिलता है, कोर्ट में जाके उसको भाई लड़ो तो सही। अगर आपको लगता है नहीं बड़ा वीक केस है, भाई लड़ो तो सही, आपको बार बार अपील का मौका तो नहीं मिलना। अब देखिए, आप इस वक्त एप्लीकेशन करते हैं फ्रेश क्लेम की, आपको रिफ्यूज करके वो पुराना सारा आपका चटाबट्टा निकाल लेंगे और आपको वही चीजें देंगे कि जी जज के सामने डिसीजन जो था वो ये था और उसने ये चीजें लिख के दी आपके केस के खिलाफ, और इस वजह से हम जज के डिसीजन को अपहोल्ड करते हैं और आपका डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। अब अगर ऐसी चीज होती है तो आपको जाके इसको डील करना पड़ेगा ना। अब अगर कोर्ट से आपका डिसीजन आ चुका है, जज की तरफ से रिफ्यूज हो चुका है, मुझे वो भी रिफ्यूजल आपका देखना होगा। उसको देख के ही मैं बता सकता हूं कि हमने आगे से कौन से पॉइंट्स के ऊपर आर्ग्यू करना। फिर आपकी जो भी इस वक्त सिचुएशन होगी हम उसको डालेंगे बीच में। सो ये सारा कुछ करके केस को रिफ्रेश करना। अब वो रिफ्रेश आप क्या कर सकते हैं, किसी को जाके आप कह सकते हैं अच्छा यार ये 200 पाउंड लो, मेरा केस रिफ्रेश कर दो। वो क्या करेंगे, आपकी कॉपी पेस्ट करके सारे का सारा केस लॉ डाल के, आपकी केस से रिलेटेड कुछ नहीं, आपकी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कुछ नहीं, सिर्फ एक वो चीज करके डाल देते हैं। दूसरी तरफ क्या है, आपका केस में आपने क्या कहा, आपके इंटरव्यू पे क्या कहा गया, आपके रिफ्यूजल लेटर में क्या है, जज ने किस चीज को एक्सेप्ट किया, किस चीज को रिजेक्ट किया, उन सब पॉइंट्स को देखिए, एक एक चीज को लेके उसके ऊपर केस को तैयार करें, फिर अपना नया एविडेंस बीच में डालें। यानी जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको एड्रेस कीजिए और उसके बाद उसके ऊपर आंसर बनाइए, तब जाके केस करना जान बनती है। बस मैं समझ गया, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक में अपॉइंटमेंट बना रहा हूं। मैंने अपॉइंटमेंट बनाई थी, लेकिन आपको मैंने जिस तरह बताया, आपको अपॉइंटमेंट की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट की जरूरत कहां पर होती है, जहां मेरी आपके साथ बात नहीं हुई। अगर आप अपना केस मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, मैं 60 पाउंड किस लिए चार्ज करता हूं, क्योंकि मैं सुकून से बैठ के आपकी बात सुनता हूं, आपका केस समझता हूं, फिर आपको जवाब देता हूं कि मैंने क्या करना है। ठीक, आपकी मेरे साथ अभी यहां पे फ्री में बात हो गई है। अब आपको पता है कि आपने क्या करना है। फ्रेश क्लेम आपने करना है, आराम से दफ्तर में फोन कीजिएगा, उनसे कहिएगा मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा ली। पहले अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा जो फ्रेश क्लेम की होती है, ताकि आपको पता हो कि किस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है। वो डेट जब आपकी मिल जाती है तब मेरे पास आएगा, या अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा, मैं तब उसको डील कर लूंगा। ओके, हाँ चलो, ओके सर, चले, ऑल राइट जी, ऑल द बेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज। फ्रेंड्स, मुझे नजर आ रहा है मेरे फोन के ऊपर कोई वॉइस मेल्स भी छोड़ी जा रही है। प्लीज वॉइस मेल्स मत छोड़िएगा। अगर आपके मुझे मैसेजेस आते हैं कि जी मैं कॉल कर रहा हूं या कर रही हूं और मेरी आवाज आप तक पहुंच नहीं रही है, ये कॉल नहीं मिल रही है, सो इसलिए आपने वॉइस मेल छोड़ दिए, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, मैं उस तरह से नहीं कर सकूंगा। जैसे मैं यहां से खत्म करूंगा तो अगला क्लाइंट भी वेट कर रहा होगा, मेरी फोन कंसल्टेशन भी बुक्ड है, और उसके बाद मेरे दफ्तर वाले मुझे मार देंगे अगर मैं आज काम चेक नहीं करूंगा। मेरे पास कुछ बहुत सारी चीजें पड़ी हुई काम चेक करने वाले जो आज मैंने करने। सो इसलिए
ये फोन खत्म करके फिर मैं अपने काम में लग जाऊंगा। अभी हमारा टाइम भी कितना रह गया, मेरे ख्याल है 5 मिनट हमारे रह गए हैं। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो। Hello, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। My name is Mohammed Imran. I came in this country 2009. Right. And then my everything was okay till 2015. I don't know what's happened. They're saying my 3C has been broken. In 2016, I got married. Right. And nearly 2.5 years I got married now. Right. And 2 years I've registered my marriage. Right. And did you get married to a British national or a European national or British national? British national, yeah. Right. And I've registered my marriage, but before I registered my marriage, they've taken an interview, 5 hours interview from us. Wow. Everything was fine. They basically let us register our marriage. Yeah. And then I have applied for Halan FP. Yeah. And they have refused me after a year or so, yeah. But they didn't give me any appeal right. Oh, okay. So they've certified it as clearly unfounded under Section 94. Is that correct? I'm not too sure what actually the application was, but what I've been told is an Halan FP. Yeah. And when was this refused? They refused like 8 months ago. 8 months ago. So what have you done since then? Did you do a judicial review application? I did a judicial review application, yeah. Yeah. And they have refused the judicial review within 6 weeks, and that was very quick. I was surprised because I've been told at least 6 months they will take. There is never a set time. I never tell my clients that it's definitely going to go up to 6 months. I always say that it could be 6 months as well, but it could be an earlier decision as well. So what have you done since then? So your judicial review was refused, then what? Because I was scared, I needed some time because I wasn't ready to go back right now. It was quite surprising for me, so I basically had to claim asylum because political situation back home is not really good. Okay. And I had to claim an asylum. Right. And now I want to know, do you think I should get a visa based on my marriage or human rights or whatever Let me put it to you a different way, okay? The way I see your situation, you came in 2009. You stayed legal till 2015. Something happened. You made maybe an application that was refused or whatever. 2016, you got married. It's a genuine and subsisting relationship with a British national. Okay? You've done an application. Application has been refused. Now, I wouldn't expect your legal status to have continued all this time because you're saying that Section 3C somewhere has been broken. So, I don't think you have completed 10 years starting from 2009 till 2019. But based purely on your marriage, the information that you've given me, I think you should be able to get status if you're able to prove... Okay, is that your fire alarm somewhere? Okay, if you're able to prove... Okay, you should be able to get status if you're able to prove that your relationship with your wife cannot continue if you were to go back home. Okay, so idea being there are insurmountable obstacles to your life continuing that you have set up in the UK, continuing back home. That is the idea on which you will be able to win this case. Now, I can tell you from experience and from having done a lot of these cases that we are very successful in these cases. What you need to do is, this is one of those situations where I cannot give you an answer, a definitive answer here, because I don't know anything about your wife. I don't know anything about your previous case. The best thing to do is, if you can come and see me, I can then take care of it. But this can be done. Basically, my wife, when it comes to making earning, she's making around 24 grand. That doesn't matter. That doesn't matter. If you do not have any legal status at this time, that's not going to do everything. Like I said, I'm not going to be able to discuss the entire case right now. What I need you to do now is, I've given you an indication that it can be done. Your case can be successful. So there is hope for me. There is hope, definitely, my friend, definitely. I do not say that there is hope unless I see something. Do you call it 70%, 60%? Then you know what? I always tell people, when you figure out the equation where you do these calculations, please share it with me as well. There is no percentage I can give you. The simple thing is, you are married to a British national. We need to argue in a case before the Home Office. If they refuse it, you go into appeal. Simple as that. If they don't give you a right of appeal, you go into judicial review. There is a way of doing it. There is a way of fighting for it. But unless you put your efforts into it, it's not going to happen. Now, me included, if you go to any lawyer and say, I'm only going to start this case when you give me a guarantee that this is going to be done, I don't think anybody can give you a guarantee. Simple thing is, you have a law. It's basically, as long as you're saying I have hope, not false hope,
okay. My friend, I'm sitting here on top of a lot of years of experience and giving you this, that what you have told me, based on what you have told me, marriage to a British national, cannot go back home, have a genuine and subsisting relationship, have been cohabiting for over 2 years. All these things are going in your favor. Definitely there is hope. It can be My wife's done. basically never been to Bangladesh, yeah? Right. So that's another thing. Well, that won't be the only reason. We will need to show that there are insurmountable obstacles, like I said. So you'll need to show that there are things that she needs to stay with in the UK. Maybe she has dependents. Maybe she has parents that she looks after. Maybe she has a job, a career. All those things can be put into this. But that I can discuss with you if we are dealing with In it. person. Okay? Right. How do I meet you? When do I come? Just call up the office 0208 446 5498. That's my office number. When do you base? Do you base in London or? I am based in London, but we can do a phone consultation or we can do a video consultation. There's no problem with that. Can I not see you in person? Yeah, of course you can. I'm based in London. You can come and see me here. Okay? Like I said, just please call up the office and ask them to give you a time which is a suitable time for you, and then we can Do you talk come to about it. Manchester sometimes? I do. I'll be in Manchester on the 20th of June, inshallah. 20th of June. Okay, Yes. I'll call your office for that. Call up One the office. question. You can book an appointment then. Okay? If a friend of mine got his visa on the based here, the 7 years road, yeah, based on their child, yeah. Yes. How is he gonna extend his visa next time? He just got his visa a week ago. Well, when he gets to the 2.5 years and when it's time for extension, then he will need to speak to a lawyer and he will be told exactly what he needs to do. So it will be an extension application, okay? So that is what we'll do. I have to cut this call now. I'm sorry, but my time has run out. But if you make an appointment and you want to come in for your case, you're most welcome. I'll see you then, okay? All right then. Bye-bye. Bye-bye. Dear friends, आपके कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. I'm so sorry, but मेरा घंटा पूरा हो गया है and I have to meet other time constraints now. आपके साथ वादा यही होता है जो मैं हमेशा करता हूँ. I will give you all the information जो मैं समझता हूँ सही है. अपनी ability के मुताबिक, अपने experience के मुताबिक, अपनी education के मुताबिक. आपके साथ मैं कभी false hope की बात नहीं करूंगा. आपके साथ मैं कभी गलत बात नहीं करूंगा. अगर आपका काम बनता है तो मैं आपको बता दूंगा. अगर काम नहीं बनता तो मैं वो भी आपके साथ बता दूंगा. सिंपल बात है, सिंपल साफ सुथरा काम है. कोई लड़ाई झगड़े वाली बातें नहीं होती. अक्सर लोग होते हैं जी केस नहीं हुआ या काम गलत हुआ तो बस किसी ना किसी के ऊपर डालना जरूर है, किसी ना किसी के ऊपर गुस्सा निकालना है. कल एक साहब मेरे ऊपर फेसबुक पे बहुत लगे हुए थे. अब उनसे रिक्वेस्ट आखिर में की थी कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर केस रिफ्यूज हो तो किसी के ऊपर गुस्सा निकालना होता है. कभी आपके केस में भी जान नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है. बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस शो. इंशाल्लाह अगले हफ्ते में दोबारा आपके साथ बात करूंगा. अपना फ्राइडे एंजॉय कीजिएगा, अपना जुमा, अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा. अगले हफ्ते दोबारा बात करते हैं. अब प्लीज आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं और कोई कॉल्स नहीं ले सकूंगा. हाँ, अपने टेक्स्ट मैसेजेस अगर आप कर देते हैं और कोई छोटा मोटा सवाल हो तो आप उस पर पूछना चाहें तो मैं टाइम निकाल के आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा. आप जानते हैं मैं आपके कॉमेंट्स के भी जवाब देता हूं. वहां पर भी कोई छोटा मोटा सवाल हो तो मैं जवाब दे सकता हूं. अगर आप अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं, कोई छोटा सवाल है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं, प्लीज ये जो मैं 60 पाउंड आपसे चार्ज करता हूं कंसल्टेशन का, इसको ये मत समझें कि जी बुखारी बड़ा लालची है, लूट खसूट के 60 पाउंड से अपनी जिंदगी बना लेगा या बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज देगा. नहीं, 60 पाउंड का मतलब क्या होता है कि मैं आपको आपके केस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देता हूं और आपको प्रॉपरली समझाता हूं कि आपके केस में क्या हो सकता है. ठीक है जी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बात होगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह विल सी सून. अल्लाह हाफिज.